इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज के लेक्चर सीरीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कुछ डिस्कशन किया था। आई होप दैट कि आपको ये सारी बातें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की याद होंगी। जिसे अगर बहुत जल्दी से हम समराइज करें तो हम ये कहते हैं कि किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, जैसे कि यहाँ मैं दिखा रहा हूँ लाइक दिस, ऐसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं और इन बिटवीन अगर वहां पर कोई एरिया होल्ड किया जाता है, एरिया वहां पे बनाया जाता है लाइक दिस, और एरिया वेक्टर उसका खुद कुछ बने, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में अगर हम ये मानते हैं कि कुछ एंगल बनता है थीटा, जैसे यहाँ पे तो मैंने पैरेलल लिया है, यू कैन ऑल्सो मेक सर्टेन एंगल। तो उस गिवन सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई लिख पाते हैं E into area vector ds into whatever the angle comes in between the area vector and the electric intensity. Okay, जैसे यहाँ पे तो मैंने एरिया A लिया, however we can just take that particular area as ds if we really want it. तो ये सब पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है. In fact, the calculation here I am just considering is for a small value of flux for a small elemental area. Now, if we just want to go for complete flux, पूरा किसी गिवन एरिया के पूरे लेवल का अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको इसी चीज का इंटीग्रेशन करना होगा, दैट गिव अस ई डी एस कॉस ऑफ थीटा. अब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के कैसी चार्ज अरेंजमेंट है, बॉडी का शेप कैसा है और कैसे चीजों को अरेंज किया है, उस हिसाब से हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं और फ्लक्स निकालते हैं. पिछले लेक्चर में मैंने कुछ एक क्वेश्चंस आपके सामने रखे थे, कुछ बेसिक बातें बताई थी. इसमें हमें यह भी याद रखना चाहिए कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से अगर एंगल थीटा यहाँ पर 0 हो जाता है तो हमको फ्लक्स का मैक्सिमम और पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, यानी कि हम इस केस में लिख सकते हैं ईडीएस मिलेगा. लेकिन यही एंगल थीटा अगर 90 हो जाता है तो इस सिचुएशन में हमको फ्लक्स का वैल्यू 0 मिलता है. और इन केस अगर ये एंगल थीटा 180 या इस रेंज में कुछ आता है तो हम कह सकते हैं कि ये माइनस ds का वैल्यू बनाएगा, बिकॉज ये सारी वैल्यूज जो हैं ये कॉस ऑफ थीटा के बेसिस पर तय होंगी. So as per the value of cos function, depending upon the angle, कभी कभी हमें पॉजिटिव, कभी कभी 0 या कभी कभी नेगेटिव वैल्यूज भी देखने को मिलेंगे. पिछले लेक्चर में जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने कपल ऑफ क्वेश्चंस किए थे, वो भी पूरी वेक्टर लेवल पर मैंने उन क्वेश्चंस को आपको करवाया था. अब फ्लक्स का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आगे बहुत डिटेल में जाएगा, मतलब बहुत सारी बातें हम फ्लक्स को रिलेट करते हुए पढ़ते हैं. तो इस कंसेप्ट को और गहराई से और अच्छे तरीके से समझने के लिए ना हमें एक और मैथमेटिकल टूल, यानी कह लीजिए कि मैथमेटिकल कंसेप्ट की जरूरत होगी, मैथमेटिकल आइडिया की जरूरत होगी, और उसे हम कॉल करते हैं सॉलिड एंगल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प लेकर के हम फ्लक्स के कैलकुलेशन को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. जैसे आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लक्स को समझने के लिए एरिया वेक्टर डिफाइन किया था, तो आज हम डिफाइन करने जा रहे हैं सॉलिड एंगल. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में आपको सॉलिड एंगल बताऊंगा और फिर सॉलिड एंगल के कुछ कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, एंड देन अगेन वी विल कम बैक टू द कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है. ये जो चीजें बीच में जुड़ रही हैं जैसे कि एरिया वेक्टर हो गया या सॉलिड एंगल हो गया, ये हमें फ्लक्स के कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, नथिंग मोर देन दैट. ओके, और हमारे जो लेंदी कैलकुलेशंस हैं उनको ये थोड़ा सा आसान बना सकता है. अब आइए समझते हैं कि ये सॉलिड एंगल किसे कहेंगे. Now, before we go on defining for solid angle, हम एक सिंपल सा डेफिनेशन पहले एंगल यानी कि प्लेन एंगल के बारे में बात करते हैं. प्लेन एंगल क्या होता है? तो आपको याद होगा प्लेन एंगल जैसे नॉर्मल लेवल पे हम लोग एंगल मेजर करते हैं आमतौर पर रेडियन में या डिग्री में, जो हम एंगल्स मेजर करते हैं. प्लेन एंगल, प्लेन एंगल कैसे बनाया जाता है? लेट मी एक्सप्लेन द सिचुएशन. सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास कहीं पर एक आर्क है लाइक दिस, कहीं पर एक आर्क है आपके पास, और इस आर्क का जो लेंथ है वो डीएल है. अब जारी बात है इस आर्क का कहीं ना कहीं एक सेंटर आइडेंटिफाई किया जा सकता है. अब इसके सेंटर को आइडेंटिफाई करके आप क्या करें,
इस आर्क के लिए एक रेडियस वाली सिचुएशन बना दें यहाँ पे। तो ये रेडियस की तरह की एक सिचुएशन आपने यहाँ पे बना दी। मान लो ये थोड़ा सा नीचे यहाँ आ रहा है, यहां पर एक छोटा सा एंगल बनेगा डी थीटा। अगर हम ये कहते हैं कि रेडियस आर है, तो आपको याद है कि हमने आर्क लेंथ का फॉर्मूला लिखा था, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। यू माइट बी रिमेंबरिंग दैट, आपने ये 9th-10th में भी सीखा होगा। तो आपको यहां से एक सिचुएशन मिल रही है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, यानी कि इस सिचुएशन में हमको मिलेगा डी थीटा इज इक्वल टू डीएल अपॉन आर। इस तरीके से जब कभी भी एंगल मेजर किया जाता है तो हम उसे प्लेन एंगल कहते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच, वेरी सिंपल आइडिया, वेरी सिंपल कंसेप्ट टू डिटरमाइन द एंगल। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ सामने आपको आर्क का ही लेंथ होना चाहिए, नॉट नेसेसरी, आप कोई भी दूसरी चीज का लेंथ मेजर कर लें। हाँ, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि ये दोनों साइड पर जो रेडियस हम मेजर करेंगे वो सेम यानी कि इक्वल होने चाहिए। तो इन जनरल एक प्लेन एंगल को डिफाइन करते वक्त हम सर्कल का रेफरेंस लेते हैं, सर्कल का रेफरेंस बनाते हैं और सर्कल के रेफरेंस में आर्क अज्यूम करते हैं और उस हिसाब से आर्क लेंथ का फॉर्मूला हम लोग, सॉरी एंगल का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब इसका यूनिट हम चाहें तो रेडियन लिखें, चाहें तो डिग्री लिखें, और इस तरीके से अगर हम ये सर्कल कंप्लीट करते जाएं तो आप जानते हैं कि एक पूरे सर्कल के लिए एंगल हमको 2 पाई मिलता है। मैं इसे यहाँ प्रूफ भी कर सकता हूँ। कैसे, जरा सोचिए कि अगर हमारे पास एक पूरा सर्कल है, जस्ट इमेजिन करें लाइक दिस, एक पूरा सर्कल है, इसमें से मैंने सिर्फ इतना सा सेक्शन इसका लेना है एज अ आर्क। अब यहां पर हम इसका सेंटर मानते हैं, लेट्स इमेजिन कि ये इसका एक पॉसिबल रेडियस इधर जा रहा है, ये एक पॉसिबल रेडियस इधर जा रहा है, ये आपने यहाँ पे एंगल लगा दिया डी थीटा, और ये छोटी सी आर्क की लेंथ आपने लिखी डीएल, और ये जो करस्पॉन्डिंग इसका रेडियस है वो आपने लिखा आर। अब बच्चों इमेजिन करो कि अगर हम पूरे सर्कल में जाते हैं तो लेट्स से कि एंगल थीटा हो जाता है पूरा सर्कल में, मतलब ये लेंथ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, इधर से भी और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, और ये पूरा सर्कल ही कर दो। तो जरा बताओ तो इस सिचुएशन में पूरे सर्कल की लेंथ क्या होगी? सर्कल की लेंथ क्या कहलाती है? एक सर्कल की लेंथ क्या कहलाती है बेटा? Circumference of circle. Circumference of the circle will be equal to what? 2 pi r divided by length r, लेंथ नहीं रेडियस r, जैसे हम यूजुअली लिखते आए हैं। तो ये एक r फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया? 2 pi। तो ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि एक सर्कल का पूरा एंगल जो है ये 2 pi होता है। वी नो वेरी वेल, ये अच्छे तरीके से हमें समझ में आता है। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एक लाइन का एंगल जो है वो 180 होता है, यानी कि पाई होता है, बड़े आराम से। जस्ट इमेजिन करो, पूरा सर्कल नहीं लें, आधा सर्कल लें, यहां से लेकर के यहां तक हाफ सर्कल। अगर बच्चों हमने हाफ सर्कल लिया और हमने बस एक लाइन पूरी की, जैसे कि यहाँ पे मैं ये बना रहा हूं, तो एक लाइन पूरी की आपने, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये जो लेंथ है ना, लेंथ लेंथ, ये आधे सर्कल की लेंथ लिखेंगे। आधे सर्कल की लेंथ कितनी होती है? पाई आर, पाई आर। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए करूं तो लेंथ की जगह पे मैं लिखूंगा पाई आर डिवाइडेड बाय रेडियस आर, पाई आर आर कैंसिल हो गया, आंसर बच गया पाई। तो एक लाइन का एंगल पाई होता है, हम ये जानते हैं। तो ये ज्योमेट्री काफी बेसिक है, मतलब इस पर काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से मौजूद है। और इस तरीके से बनने वाला कोई भी एंगल, चाहे कोन के रेफरेंस में बने, चाहे किसी क्यूब के रेफरेंस में बने, है ना, कोई भी दो लाइंस के बीच में एंगल आए, फिर वो लाइन किसी भी शेप में किसी भी कंडीशन में आइडेंटिफाई की जा रही होंगी, तो उसके एंगल के सामने की लेंथ देखना है, रेडियस करस्पॉन्डिंगली आपने आइडेंटिफाई कर लेना है, और आप एंगल इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। बट अब हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कैसे निकालें? नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूनिक। इससे पहले कि हम सॉलिड एंगल पर कुछ बात करें, मैं चाहता हूं कि आप ये चीज अच्छे से रियलाइज करें कि हमने यहाँ पे लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस लिया है, ये याद रखें आप, लेंथ ली है, लेंथ याद रखना है इस बात को। तो सपोज हमारे पास अब लेंथ की बजाय ना एक एरिया है, कोई सा भी एरिया, कैसा भी, ये यूं आड़ा टेढ़ा एरिया निकाल रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट मी जस्ट रीड राइट,
कैसा भी एरिया है, ये एरिया हमारे पास, लेट मी शेयर इट। अब इस एरिया का ऑब्वियस बात है कि एरिया वेक्टर होगा, जैसे हमेशा से होता है, होना चाहिए। तो लेट मी जस्ट राइट दिस एरिया एज डीए और इसका वेक्टर हो गया ये। अब इस एरिया के रेफरेंस पॉइंट पर कंसीडर करते हुए नीचे कहीं ना कहीं इसका एक ज्योमेट्रिकली पॉइंट आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मतलब इस पॉइंट पर मुझे एंगल निकालना है इस एरिया के रेफरेंस में, यहां इस एरिया का कितना एंगल बन रहा है ये निकालना है। तो बेटा मैं बस वैसे ही काम करूंगा जैसे पहले कर रहा था, इस एरिया के सर्कमफ्रेंस से जो ना सारे पॉइंट्स ऐसे ज्वाइन करा लूंगा, यूं, ये यूं, 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 फिर उधर पीछे से भी आएंगे, यूं, यूं। तो बेसिकली आपको एक कोन देखने को मिलेगा। यस, यू कैन जस्ट इमेजिन दिस अ काइंड ऑफ कोन। Yes, sir. अब इन सभी लाइंस के बीच में कंबाइन जो एंगल बनता है, ये वाला पूरा एंगल इन सभी को मिला के, इस एंगल को हम कॉल करते हैं सॉलिड एंगल। ये एंगल हमारे लिए सॉलिड एंगल बनेगा। अब बहुत फर्क है, यहां हम एरिया को रेफर करते हुए एंगल बना रहे हैं, जबकि यहां पर हम लेंथ को रेफर Length. करते हुए एंगल बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, गेटिंग इट? जैसे कभी आपने आइसक्रीम का कोन खाया है तो उसके ऊपर का जो कोन का ऊपरी हिस्सा जो है वो एरिया हो गया, और जो नीचे आएगा पॉइंट पर वो उसके सारे रेडियस हो गए। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. ओके, सॉलिड एंगल को हम ओमेगा इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल में, अपीयर्स लाइक ओम, ओम नहीं है ये, लेकिन ये ओमेगा है, ओमेगा। ओके, और स्मॉलर उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसमें हम कभी कभी ओमेगा यूं लिखते हैं, यूं ऐसे भी लिखते हैं, दोनों तरीके। ओके, या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अक्सर हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक में जो है ना ये वाला ओमेगा इस्तेमाल करते हैं, ये वाला ओमेगा नहीं यूज करते हैं। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि दोनों तरीके पॉसिबल हैं इसके, बस लेकिन हम लोग जो यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, ओमेगा। और अगर ये छोटा एंगल है तो हम डी ओमेगा बोलेंगे। फुल एंगल अगर हमको लिखना है तो हम कंप्लीट यहाँ पर ओमेगा का सिंबल अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन इज दैट कि हम इसे लिखें कैसे, किस तरीके से इसको मेंशन करें। तो बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम इसका एक रेडियस क्लेम करेंगे कि भाई इतना रेडियस। अब हम लिखेंगे सॉलिड एंगल, Area divided by R. वेरी गुड। उसका जो भी एरिया होगा डिवाइडेड बाय आर नहीं करेंगे बच्चा, उसका स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर होता है और हम यहाँ रेडियस का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, याद रखना, वी विल बी डूइंग आर स्क्वायर नॉट आर। बात आ गई बच्चों समझ में? Yes, sir. ओके, हालांकि हम इसको कुछ हद तक जो है ना मेजरमेंट्स इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस जरूर करते हैं। सो गिवन सिचुएशन में अगर हम सॉलिड एंगल लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी ओमेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो भी एरिया यहाँ पे आ रहा है इन मैग्नीट्यूड, और उसका हम कर देंगे स्क्वायर। अब कभी कभी क्या होता है, एरिया से सीधा नहीं आता है। लेट मी गिव वेरी सिंपल एग्जांपल कि ऐसे तिरछा एरिया आ गया लाइक दिस, और फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना आपने कैलकुलेशन करना है, ये वाले पॉइंट पे। तो ये तो मुश्किल हो गया हमारे लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक साइड जो है इसकी ज्यादा लेंथ अपीयर कर रही है और दूसरी साइड जो है इसकी कम लेंथ आ रही है। तो फिर कैसे काम करें? तो बच्चों ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका एरिया वेक्टर बना लेंगे जैसे इसे बनना चाहिए। ये मैंने बना दिया इसका एरिया वेक्टर डी। अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि इस एरिया का एक कंपोनेंट ड्रॉ कर लेंगे, यूं लाइक दिस, और फिर इसका अपना एक एरिया वेक्टर बनाएंगे जो हमारे लिए काम का होगा, डीए। ये एंगल अगर थीटा है बच्चा तो ये हो जाएगा डीए कॉस ऑफ थीटा। समझे बात को? Yes, sir. या मैं थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को करेक्ट करता हूं बच्चों, क्योंकि मैं अब तक आपको डीएस ऐसे समझाते आया, तो लेट मी जस्ट राइट डीएस। एरिया की टर्मिनोलॉजी हम लोग डीएस यूज करते हैं, तो लेट मी राइट डीएस। तो डीए की बजाय डीएस, ज्यादा कुछ नहीं। वेल, हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे ये था कि अगर एरिया थोड़ा सा इंक्लाइन आ गया, थोड़ा सा टेढ़ा आ गया, थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में आया जहां पे लेंथ कम ज्यादा, छोटे बड़े, रेडियस प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, उस एरिया का एक कंपोनेंट बना लेंगे, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पहले के मुकाबले में जो पॉइंट से हमें डिस्टेंस मेजर करना है उसके साथ सीधे लेंगे, तो कंपोनेंट यूजुअली तो डी कॉस थीटा ही बनता है।
तो हम उसे डी कॉस थीटा एरिया इस्तेमाल करेंगे। और इस सिचुएशन में यहां पर अगर मैं ये सॉलिड एंगल यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा डी ओमेगा, तो बच्चों इस सिचुएशन में क्या आएगा आप बता सकते हैं मुझे? ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस हम लोग पहले के जैसा आर क्लेम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख पाएंगे हम, जरा सोचें। ds cos theta by r square. We have to go for ds cos theta divided by r square. ये इसका आंसर है। अब अक्सर हम यही यूज करते हैं। अब इसकी बहुत ज्यादा मैथमेटिकल इवैल्यूएशन में हमें जाना नहीं है, हमें बस कुछ चुनिंदा बातें, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स इसमें अच्छे से दिमाग में बिठानी है जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने में हेल्प करेगा। तो कुछ एक सैंपल क्वेश्चंस मैं आपके सामने करवाऊंगा यहाँ पे, और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगा, बस उन्हें आप अच्छे से याद रखें ताकि हम जब आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस चीज को अप्लाई करें तो हमें जहन पे प्रेशर ना हो कि ये कौन सी चीजें और कहां से आ रही है। बिकॉज हम क्लोज्ड एरिया में बहुत सारा काम करते हैं। आगे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हम क्लोज एरिया के रेफरेंस में बनाते हैं। सो कीप इन माइंड दिस इज सॉलिड एंगल। इसका जब हम यूनिट लगाते हैं तो वो होता है स्टेरेडियन। जैसे हम प्लेन एंगल के लिए यूनिट बनाते हैं रेडियन या समटाइम्स डिग्री इन मोर कन्वीनियंट मैनर, लेकिन सॉलिड एंगल का जब हम यूनिट लगाते हैं तो वो होता है स्टेरेडियन। ये सब हम मेजरमेंट्स चैप्टर में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इट इज नथिंग न्यू फॉर अस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं शुरू करता हूं। एक ऐसा क्वेश्चन जो मेरे ओपिनियन में तो हर बच्चे ने याद रखना चाहिए, हर एक ने। Let's take this question. Show that a closed surface subtends an angle 4 pi steradian at any internal point. एक क्लोज सरफेस है मान लें, तो ये इस तरीके का क्लोज सरफेस। द वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ क्लोज सरफेस कैन बी अ स्फीयर। ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जांपल जो हो सकता है ना क्लोज सरफेस का, वो क्या हो सकता है? स्फीयर। अब स्फीयर नहीं ले रहे हम, बट एक को भी रैंडम शेप का कोई भी क्लोज सरफेस मैंने ले लिया। अब इसके कोई भी इंटरनल पॉइंट पे, ये नहीं बोला उसने कि इंटरनल पॉइंट सेंटर पे आना चाहिए या कहीं आना चाहिए, बस इंटरनल पॉइंट। तो चलो मान लेते हैं मैंने यहां एक इंटरनल पॉइंट कंसिडर किया पॉइंट। अब सवाल ये है कि यहां पर इसका सॉलिड एंगल कितना होगा। लेट मी एक्सप्लेन द सिचुएशन एग्जैक्टली। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, आसान करने के लिए, मैं इस पॉइंट के एग्जैक्टली सामने एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया चॉइस कर लेता हूं। तो ये मैंने यहां पर एक एलिमेंटल एरिया चॉइस किया, हल्का सा, और मैंने उसे बराबर सिमेट्रिकली चॉइस किया ताकि मैं प्रॉब्लम को आसानी से आपको समझा सकूं। तो ये हो गया डीएस। अगर ये एरिया थोड़ा सा टेढ़ा होता, थोड़ा सा इंक्लाइन होता, तो डीएस की बजाय हम क्या यूज करते? ds cos theta. डीएस कॉस थीटा, नथिंग लेस। ज्यादा कोई टेंशन की बात ही नहीं है, डीएस की बजाय हम यूज करते हैं डीएस कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम को मैं आसान बना रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसे हमें याद रखना है। वेल, फिर उसके बाद हम इस एरिया को कंसिडर करते हुए यहाँ पे कोन या एक सॉलिड एंगल फ्रेम कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सॉलिड एंगल, जिसे मैं फिलहाल लिख रहा हूं डी ओमेगा। अब इस सिचुएशन में बच्चों, ये आर, इस सिचुएशन में अगर मैं डी ओमेगा इन अ वेरी प्रॉपर वे लिखता हूं तो वो हो जाएगा बेटा डी एस इन इट्स मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आर स्क्वायर। करेक्ट है बेटा? Yes sir. आप सोचें अगर हम टोटल सॉलिड एंगल पूरे एरिया की वजह से निकालना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चों हमने यहाँ पूरी लेंथ की वजह से जब पूरा प्लेन एंगल निकाला था तो हमको तो 2 पाई आंसर मिला था। तो सॉलिड एंगल में अगर पूरी 3 डायमेंशनल बॉडी कंसिडर करते हैं तो क्या आंसर आएगा? तो आंसर बहुत सिंपल है। अगर हम इसका ओमेगा निकालना चाहते हैं यानी कि टोटल सॉलिड एंगल, तो जो भी एलिमेंट के लिए आपने कैलकुलेट किया है आप उसे इंटीग्रेट करें, जस्ट इंटीग्रेटेड। Now, if we complete with this integration or if we run the integration, हमको मिलेगा ds divided by r square. ds divided by r square. Getting it right? Yes or no? Yes sir. अब जरा सोचें बच्चों कि ये ds का इंटीग्रेशन हो रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम को और सिंपल बनाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने पॉइंट सेंटर पे ले लिया। अब मैं उतना ज्यादा इसके मैथ्स में नहीं जा रहा हूं, मैं फिर दोहरा दूं कि हमें यहां पर बस इसका रिजल्ट देखना है, रिजल्ट याद रखना है इनफैक्ट। तो इवन जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम को सिंपल बनाने के लिए आप डिस्टेंस सेंटर पे भी चॉइस कर सकते हो, पॉइंट सेंटर पे भी चॉइस कर सकते हो। तो मेनली इंटीग्रेशन जो चल रहा है वो किसका चल रहा है? डीएस का।
अब ये जो पूरी बॉडी बनी है, क्लोज सरफेस बना है, ये इस तरीके के ds 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 वाले एलिमेंट से मिलके बना है। यानी कि इस बॉडी का पूरा सरफेस, अब एक क्लोज्ड बॉडी का जो काइंड ऑफ रफली एक स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया क्या ds के इस तरीके से जुड़ने से मिलेगा? Yes, sir. तो एक क्लोज 3 डायमेंशनल बॉडी जो है, उसका सरफेस एरिया जो कि एक रफली एक स्फेरिकल शेप में है, उसका सरफेस एरिया क्या हो सकता है? याद करें, स्फीयर का सरफेस एरिया भाई, और क्या? स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4/3 pi r cube. वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेटा, वो वॉल्यूम, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ ज्योमेट्रीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। 4 पाई आर स्क्वायर इज अ फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी। तो हमने रफली इसको एक काइंड ऑफ स्फेरिकल बॉडी ही इमेजिन कर लिया, केस को सिंप्लीफाई करने के लिए, ज्यादा मैथ्स में नहीं जाते हैं। डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर जैसा है वैसे, तो आपने देखा ये आर स्क्वायर कट गया और आंसर क्या आया? 4 पाई। अब यही चीज हमको प्रूव करनी है कि किसी भी तरीके का क्लोज्ड बॉडी अगर हमारे पास है, कैसी भी शेप का कोई टेंशन ही नहीं है उसमें, क्लोज रहना चाहिए, लेकिन शर्त इतनी है कि पूरी बॉडी वो चारों तरफ से क्लोज रहनी चाहिए। पूरे 3 डायमेंशनल व्यू में रादर मैं कहूं कि वो क्लोज रहना चाहिए। तो उसका सॉलिड एंगल किसी भी इंटरनल पॉइंट पे जब हम मेजर करते हैं, इंटरनल, ऐसा नहीं कि कॉर्नर पे गए इधर उधर नहीं, इंटरनल पॉइंट पे जब हम मेजर करते हैं तो हमको हमेशा आंसर कितना मिलेगा? 4 pi. 4 पाई स्ट्रेट इन मिलेगा। बिल्कुल वैसे जैसे आपने यही याद रखा है कि किसी सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है? 2 पाई। तो किसी भी क्लोज्ड बॉडी के इंटरनल पॉइंट पर सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 pi spherical. याद रखें इस बात को, ठीक है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिकल पॉइंट रखता है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसमें, बट लेट्स ट्राई, करना चाहिए कभी कभी, मतलब जस्ट टू हैव कॉन्फिडेंस। बाकी चीजें तो याद रखनी है हमको इसमें। Find the solid angle formed by a disk at a point on its axis where its radius makes an angle of theta. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करें? तो हमारे पास सबसे पहले ना बेटा एक डिस्क है, ये बात अपने अच्छे से समझनी है। तो एक बड़ी सी डिस्क मैं यहां बना देता हूं ताकि डायग्राम आपके जहन में अच्छे से बैठे। ये बड़ी सी डिस्क है, ओके। सो दिस इज द डिस्क। अब इस डिस्क का बच्चों ये सेंटर है, इसके बिल्कुल नीचे एक्सिस पर, ये इसका एक्सिस होता है, आप जानते हैं। एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है मान लें, कितने डिस्टेंस पर है तो कुछ नहीं बताया, तो हम चलो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स या वाई, चलो वाई मान लेते हैं, डिस्टेंस वाई मान, बिकॉज वी आर जस्ट कंसिडरिंग इट वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली लेते तो हम इसको एक्स बोल देते। ओके, अब ये डिस्क पॉइंट पी पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगी ये पूछना है, ये बताना है, और उसका रेडियस आर मान लें। इस डिस्क का जो टोटल रेडियस है वो आर मान। तो ये डिस्क की वजह से पॉइंट पी पर कितना एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल कितना बनेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे नहीं करना है कि बस सीधे सीधे रेडियस ले लें, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई ले लें, ऐसे नहीं, क्योंकि इस वाई को आप देखो बेटा, अगर आप इधर मेजर करोगे ना इधर, तो ये अलग है, डिफरेंट है। ऐसे नहीं कर सकते आप कि ये डिस्क है, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर और सॉलिड एंगल ओमेगा हो गया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये y जो डिस्टेंस आ रहा है ये तो सेंटर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर इधर जाओगे, इधर इधर जाओगे तो सब कुछ अलग अलग हो जाएगा ना, डिफरेंट डिस्टेंसेस हो जाएंगे ना। बात समझ रहे हैं बेटा? Yes, sir. तो हाउ टू सॉर्ट इट आउट, कैसे सॉर्ट आउट करें इसको? तो इसके लिए हम एक सिंपल सी तिकड़म लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि इस डिस्क पर एक छोटी सी रिंग बनाते हैं। लेट्स मेक अ रिंग।
यूं एक रिंग बना दी मैंने। ऑफ कोर्स इस पतली सी रिंग जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, इस पतली सी रिंग का जो थिकनेस है, ये मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये मान लीजिए dx है, थिकनेस रिंग का। ये जो दिख रहा है ना पोर्शन आपको, मैं शेड कर रहा हूं ना, ये इसका थिकनेस समझ में आया बेटा? Yes, sir. और इस रिंग का जो रेडियस है वो है x, और ये रिंग हम पॉइंट P से यहां से अगर हम इसको पोजीशन करना चालू करें तो थीटा इतने एंगल पर आती है, और थोड़ा सा और आगे जाएंगे, थोड़ा सा और आगे, मतलब उसकी थिकनेस करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करेंगे, ये यूं, तो इसका एंगल यहां पे बनेगा डी थीटा, मतलब थीटा पे जाके डी थीटा पे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ये जो पोर्शन है देखो यहाँ, ये पोर्शन जो मैं ब्लू कर रहा हूं, देखो यहाँ से ये हल्का सा पोर्शन जो है ना, एक एरिया लिया ना यहाँ पे, मैं इसको जरा बड़ा करता हूँ। ये यूं ऐसा है, ये आगे यूं 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 इधर कंटिन्यू है, ये आगे इधर यूं ऐसे कंटिन्यू है। आया समझ में? Yes, sir. अब बच्चों इसका जो अपना छोटा सा एरिया वेक्टर आएगा वो तो यूं ही आएगा, लाइक दिस, ds। इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। Yes, sir. लेकिन ख्याल रखो कि हम यहां से इधर किसी पॉइंट P पर अपनी बात कर रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये y है, और हमको जो डिस्टेंस चाहिए वो ऐसा चाहिए, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x है। तो सबसे पहली बात तो हमारे काम का जो डिस्टेंस है वो है बेटा y² प्लस x²। सोचो जरा, Yes, sir. अब एरिया वेक्टर हमारे लिए जो डिस्टेंस यहाँ पे हमको जो चाहिए उसके हिसाब से तो पैरेलल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हमारे लिए जो डिस्टेंस का कैलकुलेशन है वो इस वेक्टर पर होगा। करेक्ट है? अलोंग द लाइन चलना पड़ेगा। समझे नहीं? Yes. हाँ? तो यहाँ एक एंगल आएगा, लेट्स से कि DS cos theta. हाँ थीटा हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा ds cos थीटा। तो बाकी सबको छोड़ दो, बाकी सबको छोड़ दो, सिर्फ इस पे तो लिख लो क्या है मामला। तो इसके लिए अगर मैंने एंगल लिखा सॉलिड एंगल, बाकी सबको छोड़ के, तो क्या मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ds cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस पे ध्यान दो आप। Y square plus X. यस वेरी गुड बेटा, y² प्लस x²। बहुत अच्छे। अब मुझे आपको यहाँ पे दो चीजें समझानी है कि ये जो ds है पूरी रिंग का लेना पड़ेगा मुझे, पूरी रिंग का, मतलब ये जो हल्की सी रिंग मैंने यहाँ पे बनाई है पूरा, और फिर cos थीटा के लिए भी मुझे कैलकुलेशन बताने पड़ेंगे। तो cos थीटा का कैलकुलेशन तो बेटा साफ साफ समझ में आता है, आप ये नोटिस करो ये एंगल थीटा है, तो ये तो मैं देखते ही बोल सकता हूं कि इस सिचुएशन में cos ऑफ थीटा अगर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा y डिवाइडेड बाय अंडर रूट में y² प्लस x²। क्या कहते हो? Yes, sir. अच्छा, आपको नहीं लगता हमने यहाँ पे एंगल लिखते वक्त एक गलती कर दी? Whole bracket square. हाँ, क्योंकि हमको डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना होता है बेटा, तो डिस्टेंस का जब हम स्क्वायर लिखेंगे तो जाहिर बात है ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा। तो लेट मी राइट दिस वंस अगेन। तो डिस्टेंस इस सिचुएशन में हो जाएगा बच्चों y² प्लस x² ये ब्रैकेट। ठीक हो गई बेटा बात? अच्छा, अब cos थीटा भी पता चल गया। अब सवाल है ये ds कैसे लाएं? तो ds लाने का एक बहुत आसान सा तरीका है मेरे पास। क्या करेंगे, ये जो रिंग दिख रही है इसको मैं पहले बाहर निकालता हूं। तो ये रिंग मैं बाहर निकाला, दिख गई सबको रिंग? ये वाली रिंग है, आ गई बेटा बाहर। Yes, sir. ये रिंग का थिकनेस कितना है? dx है। DX. इसका रेडियस कितना है? x है। अब इस रिंग को मैं काटता हूं, ये मैंने इस रिंग को यहां से दो हिस्सों में काटा, ये यहां से काटा, और फिर इसको ऐसे सीधा कर दिया। तो रिंग को काट कर सीधा करने के बाद क्या मुझे एक ऐसी स्ट्रिप मिल जाएगी? रिंग है, कट किया, यूं सीधा कर दिया, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, मुझे एक स्ट्रिप मिल गई बेटा इसकी। अगर मैं इस स्ट्रिप को ध्यान से देखूं
तो इसकी जो हाइट है ये वाली, ये जो हाइट है इसकी ब्रेड्थ कह लें इसे, ठीक है, ये dx है, और इसकी जो लेंथ है, अगर मैं गलत नहीं हूं और आप समझ पा रहे हैं तो ये 2πx है, बिकॉज दैट हैज टू बी सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। और Yes, sir. सर्कमफ्रेंस तो 2πr, r इस सिचुएशन में तो रेडियस r है, x है। तो बताओ इसका टोटल एरिया क्या हो गया ds, अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो क्या इसका टोटल एरिया 2πx dx हो गया? सोच के देखो, Yes, sir. क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, Breadth. यही तो होता है, और क्या होता है। दैट इज हाउ वी हैव टू वर्क आउट। अब ये दोनों चीजें ना बच्चों, आप यहां से ये दोनों चीजें उठा के यहां लाना है। तो ख्याल रहे हमको इसका आंसर क्या मिल रहा है। हमको इसका आंसर मिल रहा है डी ओमेगा इज इक्वल टू dx में हटा दिया 2πx dx डिवाइडेड बाय, ये हो गया बेटा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू cos थीटा, cos थीटा का रिप्लेसमेंट हो गया y डिवाइडेड बाय अगेन अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इफ यू जस्ट रीअरेंज दिस इक्वेशन तो हमको ये मिलेगा 2π, लेट मी राइट y फर्स्ट, x dx divided by, if I'm not wrong, y square plus x square raised to 3/2। अगर मैं गलत नहीं हूं और आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो, क्योंकि ये कई बार हमने किया है। यहाँ फिलहाल इसकी पावर कितनी है इस ब्रैकेट की? 1 है, Yes, sir. और ये स्क्वायर रूट की पावर का क्या मतलब होता है? हाफ। Half. एक ब्रैकेट 1 और दूसरा ब्रैकेट हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2, Yes, sir. पावर ऐड हो जाती है। तो ये जो छोटी सी रिंग बन रही है जिसका इतना सा स्ट्रिप है, उसका सॉलिड एंगल इतना है ये। तो फिर अगर ये पूरी डिस्क का निकालना है तो हम सोचेंगे यार ये जो डिस्क जो है ये इसी तरीके के छोटे और Integration. बड़े, हाँ, छोटे और बड़े और छोटे और बड़े रिंग से मिलके बनी होगी, या छोटा रिंग अंदर फिर और एक, फिर और एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, ऐसे करते करते इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी सॉलिड एंगल हमको मिल जाएगी डिस्क के लिए। तो टू फाइंड द कंप्लीट एंगल हम हमारा अप्रोच यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, जिसकी शुरुआत होगी 0 से और फाइनल रेडियस r तक, क्योंकि शुरुआत तो 0 से करना पड़ेगा बिल्कुल अंदर से, और फाइनल जब हम यहां तक पहुंचेंगे बिल्कुल आखिरी रिंग लेते हुए तो उसका रेडियस r हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली वी विल इंटीग्रेट इट। सो लेट मी पुट दिस इक्वेशन वंस अगेन। सो लेट मी राइट दिस, ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके r, यू हैव 2πy x dx डिवाइडेड बाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी हैव y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब इसमें से जो कांस्टेंट है बाहर निकालो। सो यू हैव द कांस्टेंट टर्म एज 2πy इंटीग्रेशन 0 से r x dx डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब आप बोलेंगे ये आपने किस बिना पे कांस्टेंट निकाला? 2πy ये सब आपने क्यों कांस्टेंट निकाला? तो सिंपल है बेटा, देखो y ये सेंटर से मेजर होने वाला फिक्स डिस्टेंस है, ये तो कांस्टेंट ही है। जो चेंज होने वाली चीज है ना वो x है, क्योंकि ये रिंग अगर यहां ना कंसीडर करते हुए मैं थोड़ा और आगे कंसीडर करता तो x का वैल्यू चेंज हो जाता, और यहां ना कंसीडर करते हुए थोड़ा पीछे अंदर की तरफ सिलेक्ट करता रिंग तो ये x का वैल्यू फिर बदल जाता। मतलब वेरिएबल इसमें x है और y कांस्टेंट है, इसलिए मैंने उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाला। बट अब ये जो चीज है ना, ये जिसको मैं अब शेड करने जा रहा हूं, ये पूरी चीज, इसका इंटीग्रेशन एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है इसका, हमें उसे याद रखना चाहिए। तो इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको याद रखेंगे इस तरीके से 3/2 वाली टर्मिनोलॉजी में। इसका इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस इतना ही। लिमिट लगाएं, जो भी लिमिट होगी वो लगाएं आप। अब फिलहाल 0 से r है तो आपने 0 से r लगा दिया, अदरवाइज जो भी लिमिट होगी वो आप लगाएं। ठीक हो गई बेटा बात? Yes, sir. अब अपर लिमिट पुटअप करें, और याद रहे x में पुटअप करनी है लिमिट, y में नहीं, y कांस्टेंट है। सो दिस विल बिकम ओमेगा इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 2πy, अपर लिमिट 1 माइनस 1 अपॉन, बोलें क्या आएगा? Y square plus R square. शाबाश, माइनस माइनस प्लस 0, x की जगह 0. 0 पुटअप करें, Y square plus 0. y Under स्क्वायर root. प्लस 0 यानी कि y,
गौर करो बेटा, यानी कि y Yes, sir. Yes, स्क्वायर sir. रूट से बाहर आने के बाद, शाबाश। अब ये y अंदर ले लो, प्लस पहले लिखो माइनस बाद में लिखो, तो आपका फाइनल आंसर तैयार हो गया। 2 पाई 1 अपॉन y, और ये y मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस y डिवाइडेड बाय अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है। Yes, sir. अब मैं ये कहता हूं कि आप इस चीज को याद रखें, इसे याद रखें आप। ये जो फाइनल आंसर हमको सॉलिड एंगल का मिल रहा है ना, आप इसे याद रखें कि डिस्क के लिए इतना सॉलिड एंगल होता है। कीप दिस पॉइंट इन माइंड, इसको जहन में अच्छे से बिठाएं इस चीज को। ओके विद दिस? दूसरा रिजल्ट आपको क्या याद रखना है? क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल हमेशा कितना होगा? 4 pi. 4 पाई। इसको भी भूलना नहीं है आपने। अब एक तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपके सामने प्रूफ करने जा रहा हूं, उसको भी आपने अच्छा याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये तो। बाद में इनफैक्ट ये थ्योरम बन के हमारे सामने आएगा, लेकिन फिलहाल मैं एज अ न्यूमेरिकल इसको समझा रहा हूं आपको, तो इसको भी भूलना नहीं है आपने। गौर से सुनिए ये क्या कहता है। इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस। कैसा क्लोज सरफेस? कुछ नहीं बताया। स्फीयर, सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, रैंडम शेप्ड, आर्बिट्री, कुछ नहीं बताया। अब फ्लक्स जोड़ रहा हूं बेटा मैं, ध्यान से देखो। शो दैट द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जब हम फ्लक्स को मेजर करते हैं तो वो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये शो करना, ये प्रूफ करना। कैसे करेंगे? तो सॉलिड एंगल की हेल्प से हम करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हम कोई भी आर्बिट्री शेप का क्लोज सरफेस ले लेते हैं, कैसा भी। ये क्लोज सरफेस मैंने ले लिया, इसके अंदर कहीं भी मैं एक चार्ज Q प्लेस कर देता हूं। ये मैंने यहां पे Q चार्ज प्लेस कर दिया। अब देखो इस चार्ज की यहां प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस से निकलेंगे ना। आप जानते हैं इस बात? यस, मेनी Yes. एंड मेनी एंड मेनी लाइंस ऑफ फोर्सेस आर गोइंग टू इमिट। फिर वो सरफेस से पास होंगे, इसको कट करके जाएंगे। और अगर ऐसे लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेसेस को कट करने लगे तो ऑब्वियस बात है वहां पे फ्लक्स तो डेवलप हो जाएगा। कैसा? Yes, sir. अब हमको वो प्रूफ करना है कि वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बस कैलकुलेशन आसान है। कैसे प्रूफ करें? तो ऐसे ही टोटल कैलकुलेशन हम एक साथ नहीं कर सकते। हम एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं। एक एरिया ले लेते हैं, एक एरिया ले लेते हैं ds। यूं ऐसे लिया मैंने, ds एरिया लिया। अब पूरे सरफेस में पास होने वाले फ्लक्स की फिक्र नहीं करते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि इस चार्ज से निकलने वाली लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया के इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री के दरमियान में यहां कितनी फ्लक्स पास कराएगी। तो दैट कैन बी रिटन बाय सर्टेन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। Yes, sir. टेंपरेचर इज R। तो एक छोटा सा फ्लक्स जो यहां पे बन रहा होगा, अगर मैं वो लिखने की कोशिश करूं बच्चों, तो वो हो जाएगा E डॉट ds। सही है बेटा? अब बाकी की जगह का फ्लक्स हम नहीं लिख रहे, हम बोल रहे खाली इतने एरिया में से कितने लाइन जा रहे हैं। तो हम इस एरिया का ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला लास्ट पॉइंट देखें, दोनों बाउंड्रीज देखें, बीच में से जो भी जा रहा होगा वो अभी इस बात है यहाँ की एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से एक्सप्रेस करेंगे, तो फ्लक्स तो हो गया E डॉट ds। बच्चों अगर इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा, तो क्या करेंगे? ds into cos theta. वेरी गुड, हम इसको लिखेंगे E ds cos थीटा। करेक्ट है? अब और सुने, अगर हम इसी फ्लक्स को और ज्यादा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो क्या हम इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यहां पे लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या कहते हो, लिख सकते हैं? ds आगे cos थीटा जिसे वैसे। Can we write electric intensity? We have written electric intensity for a point charge 1/4 pi epsilon naught Q by R square। इसमें तो कोई नई बात नहीं है। सोचो बच्चों, ये सुनो, Yes, sir. इसमें तो कोई नई बात नहीं ना बेटा। अब आइए इसमें थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं।
बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान, ध्यान से देखें। अगर हम टोटल फ्लक्स पूरी बॉडी से पास होता हुआ लिखना चाहते हैं तो क्या इस एलिमेंटल फ्लक्स का हमको इंटीग्रेशन करना होगा? Yes, sir. बहुत अच्छे। अब इस एलिमेंटल वैल्यू ऑफ फ्लक्स को उसके अंदर पुटअप करते हैं, और ऐसा करने से पहले मैं कुछ चीजें जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेता हूं। क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाला, इंटीग्रेशन चलेगा ds cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर r क्यों आपने इंटीग्रेशन में लिया? बड़ा सिंपल है बेटा, r इधर बन रहा है, इधर मेजर करूंगा तो कुछ और आ रहेगा, इधर मेजर करूंगा तो कुछ और, इधर मेजर करूंगा तो कुछ और, उधर मेजर करूंगा तो कुछ और। ऐसा नो? Yes, sir. लेकिन अगर हम यहां बहुत बारीकी से सोचें, बहुत केयरफुली सोचें, तो ये हुआ एरिया और ये हुआ डिस्टेंस का स्क्वायर। एरिया डिस्टेंस का स्क्वायर, ये चीज क्या क्या बनती है? एरिया Solid- डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। Solid angle. हाँ वेरी गुड, ये बनता है सॉलिड एंगल। और किसी, अच्छा चलो इसको मैं अगर सॉलिड एंगल मान लूं आपकी कन्वीनियंसी के लिए, और इसी इक्वेशन को दोबारा लिखूं, ठीक है ना, जरा फील करो इस बात को, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एक छोटा सॉलिड एंगल, जो भी सॉलिड एंगल यहां छोटे लेवल पे बन रहा होगा इस कोन के अंदर, ठीक है बेटा? ठीक होगी ना बात? ये तो एक Yes. छोटा सा सॉलिड एंगल बन रहा है। ऐसे बहुत सारे सॉलिड एंगल इस क्लोज बॉडी के लिए बनेंगे, इधर 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 इधर। तो किसी भी क्लोज बॉडी का पूरा सॉलिड एंगल कितना होता है? क्योंकि छोटे को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा मिलेगा, एलिमेंट को इंटीग्रेट करेगा तो फुल मिलेगा। और फुल सॉलिड एंगल किसी भी क्लोज बॉडी का कितना होता है? Omega. Omega. 4 pi. 4 pi. 4 पाई। रिजल्ट याद रखने के लिए बोला था मैंने, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। ये देखो यहां अभी प्रूफ किया था हमने, थोड़ा सा सिंपल केस लेके प्रूफ किया था। यहाँ पे भी लिख सकते हैं डी कॉस थीटा, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद आंसर वही आएगा, बट मैंने ये केस थोड़ा सिंपल रखा। तो मुद्दे की बात क्या याद रखनी है आपको कि किसी भी क्लोज बॉडी के एक छोटे से एलिमेंटल सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट करने पर हमको फुल बॉडी का जो सॉलिड एंगल मिलेगा क्लोज बॉडी का, वो 4 पाई मिलेगा। तो पता Yes. क्या चला, इस डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या है? 4 pi. 4 pi. तो ये हो गया 5 q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। अब बताओ आगे की कहानी, क्या ये 4 पाई कैंसिल करना पड़ेगा? Yes, sir. तो किसी भी क्लोज बॉडी के अंदर का फ्लक्स क्या हो गया? प्रूफ हुआ, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया बेटा समझ में? Yes, sir. अब ये बहुत कमाल की बात है, बहुत कमाल की, ये हल्की फुल्की बात नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हमको मिल गया। अब सोचो बच्चों, आपको किसी भी क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकालना है, कैसा भी शेप रहने दो, कुछ भी, हाँ सिर्फ एक शर्त, बॉडी क्लोज चाहिए और चार्जेस अंदर चाहिए, और अंदर कहीं भी रहने दो चार्जेस, सेंटर पे ही रहना जरूरी है, इधर उधर उधर कहीं भी रहने दो। तो आप उस बॉडी का फ्लक्स कैसे लिखोगे? उस बॉडी में से पास होने वाला फ्लक्स कैसे लिखोगे आप? Q upon epsilon naught. Epsilon naught. क्यू, व्हाट इज क्यू रादर, आई में से क्या है क्यू? Charge. कौन से चार्ज है जो उस क्लोज बॉडी के अंदर है. अंदर है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस क्लोज बॉडी के अंदर आने वाले चार्जेस की खाली गिनती, उसका खाली काउंट आपको पता होना चाहिए कि कितना है, और आप जीत गए। आपने फ्लक्स लिख लिया, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना आप। अब इस चीज को हम आगे और एक लॉ और एक थ्योरम के जरिए पढ़ेंगे, लेकिन यहां मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंक्लूजन प्रूफ कर रहा हूं कि किसी भी टाइप की क्लोज बॉडी आपके सामने आए, अगर आपको उस बॉडी का फ्लक्स लिखना है और चार्ज अंदर एनक्लोज्ड है, तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि अंदर कितने चार्जेस है इतना गिनना है, और आपने बोलना है टोटल चार्जेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। हालांकि फ्लक्स का एक्चुअल फॉर्मूला तो काफी लंबा चौड़ा होता है, अगर किसी क्लोज बॉडी के लिए यकीन माने, अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहूं ना फाई, तो मुझे ये लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ता है, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ईडीएस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो सब बच गए हम। और यहां हमको किसने बचाया? ये टर्म ने बचाया, इस टर्म ने बचाया, और ये टर्म क्या था? Solid angle.
यस, ये टर्म था सॉलिड एंगल। इसीलिए हमने आज के लेक्चर में खास सॉलिड एंगल पढ़ा कि किसे कहते हैं सॉलिड एंगल। अब देखिए, मैं इस चीज को यूज करते हुए आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। इसको बेसिकली अप्लाई कैसे करते हैं, आप बड़ा चौंक जाएंगे, आप बड़ा बड़ा सरप्राइज हो जाएंगे, यार ऐसे कैसे किया सबने। गौर से देखना क्वेश्चन। सर, यस, बोलो बेटा। इस वाले इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं लिखना है? कोई जरूरत नहीं है, क्लोज बॉडी है। कहां से शुरू करोगे और कहां खत्म करोगे? खत्म होने वाली जगह और शुरू होने वाली जगह तो एक ही जगह पे आ जाती है। इसको हम अक्सर कहते हैं Yes. क्लोज लूप इंटीग्रेशन, बिकॉज क्लोज बॉडी है ना, यू आर जस्ट गोइंग टू क्लोज इट, यू डू नॉट नीड टू राइट एनी लिमिट्स। चलो मैं कहता हूं यहां से शुरू किया, अब यहां से शुरू करके इधर घूमे 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 क्लोज करने के लिए वापस उसी जगह आ गए आप, है ना? Yes. क्लोज लूप इंटीग्रेशन भी कहते हैं। अब उतना ज्यादा मैथ्स में हमको जाना नहीं है, इवन दो आप जेई पढ़ रहे हैं, आप नीट पढ़ रहे हैं। हम मैथ्स सिर्फ जितना जरूरी है, जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है, उतनी पे ही हम काम चलाएंगे। बाकी अननेसेसरीली चीजों को जाने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने दिमाग में अच्छे से बिठाओ, सफिशिएंट हो जाएगा। हाँ, मैं आपके सामने ये कह रहा था कि इस रिजल्ट का हम यूज कैसे करें। ये रिजल्ट बहुत काम का है बेटा, बहुत बहुत काम का है। तो मैं इसका यूज आपको बताता हूं। एक जेई में क्वेश्चन आया था, जेई या नीट में शायद, इसका यूज मैं आपको बताऊं। देखो, एक चार्ज की भी बॉडी है, सॉरी एक चार्ज है क्यू, जो किसी स्क्वायर सरफेस से a/2 इतने गैप पे रखा हुआ है। अब आपसे पूछा हुआ फ्लक्स निकालो, इसमें कितना फ्लक्स जाएगा ये निकालो, ये पूछ लिया इसने। ठीक है, कैसे निकाले? अगर मैं पूरा कैलकुलेशन ईमानदारी से करते बैठूं, तो सबसे पहले ना मुझे यहां पे एक एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये। फिर इस एरिया ds में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो d फाई लिखना पड़ेगा मुझे, और वो मैं अगर लिखूं यहां पे तो ये हो जाएगा eds cos ऑफ थीटा। फिर मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगा, जिसकी लिमिट इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, और फिर जाके कहां तो भी बहुत बड़ा आंसर मुझे मिलेगा। तो काफी सारा कैलकुलस, काफी सारा मैथमेटिकल इवैल्यूएशन, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, मेरे को नहीं जाना है इसमें। तो मैं एक लॉजिक लगाता हूं। मेरे पास एक नीचे प्लेट है, बस मुझे इतना पता है, ये एक प्लेट मेरे पास है और चार्ज यहां कहीं बीच में रखा हुआ है, ठीक है ना? इतनी आइडिया मुझे है। थोड़ा सा मैं इस प्लेट को ठीक से बना दूं। सो एक प्लेट है अपने पास, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और चार्ज यहां कहीं बीच में रखा हुआ है, ये। ऑफ कोर्स चार्ज से इसका जो गैप है वो a/2 बताया जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि इस प्लेट के ऊपर, नीचे, आजू बाजू ऐसे दूसरे प्लेट्स बना देता हूं। ऐसे दूसरे प्लेट्स मैंने यहां पे बना दिए। जब मैंने ये दूसरे प्लेट्स यहां पे बनाए, तो मुझे क्या कंप्लीट होके मिला? क्यूब। क्यूब। शाबाश। क्यूब के अंदर क्या ये अब चार्ज चला गया? मैं थोड़ा इसको मिटा के थोड़ा सा नीचे बना रहा हूं बेटा, डरो मत। मतलब ऐसे नहीं बोलना कि सर ने मिटा के दिया, इसलिए नीचे ले रहा हूं ताकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सही से। तो चार्ज तो यूं रखा हुआ था बीच में, ये a/2 गैप पर, ये a है, ये a है, ये भी a है, ये भी a है, कहीं भी गिन लो a है, क्योंकि मैंने साइड सेम किए। अब मैंने एक चालाकी क्या की इसमें कि मैंने चार्ज को अंदर कर लिया, इमेजिनरी स्फीयर्स बना, सॉरी इमेजिनरी सरफेस बना के। है तो खाली नीचे का अपना, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूं, अगर इधर एक प्लेट लगा दूं, उधर एक प्लेट लगा दूं, उधर एक प्लेट लगा दूं, इधर एक प्लेट लगा दूं, सब तरफ एक एक प्लेट लगा दूं, तो क्या मैं इस चार्ज को पूरी तरीके से सराउंड करके अंदर इनक्लोज कर सकता हूं? यस सर। तो अब मुझे बताओ कि इस पूरे क्यूब का फ्लक्स क्या हो सकता है? सोच समझ के, इत्मीनान से, अभी अभी पढ़ाया आपको मैंने। क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, शाबाश। क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छे बेटा, बढ़िया। लेकिन हमको तो क्यूब का नहीं निकालना, हमको तो खाली एक सरफेस का निकालना है। फिर मेरे दिमाग में घंटी बजी, अरे एक सरफेस का निकालना है तो क्यूब में तो 6 सरफेसेस होते हैं, है क्या? यस। एक, ऊपर नीचे, आजू बाजू, आगे पीछे, 6 सरफेसेस होते हैं।
तो हो ना हो किसी एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स टोटल क्यूब के फ्लक्स को 6 से डिवाइड करने पर मिलेगा, 6 से डिवाइड करने पे मिल जाएगा, क्योंकि उसमें 6 सरफेसेस होते हैं। Yes, sir. तो बताओ आंसर। Q/6 epsilon 0. खत्म, खेल खत्म। कितना आसान था, बात समझ आई? लेकिन इसको आसान बनाया किसने? तो आप बोलेंगे सर ये वाले रिजल्ट ने। फिर मैं पूछता हूं भाई इस वाले रिजल्ट को किसने बनाया था? आप बोलेंगे ये सॉलिड एंगल ने, इसलिए सॉलिड एंगल पढ़ाया मैंने आपको, अदरवाइज तो जरूरत नहीं थी। समझे बच्चों बात को? Yes, sir. आओ मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, ध्यान से करना, बड़े केयरफुल तरीके से करना। हालांकि इसको भी मैं पूरा इंटीग्रेशन करके करवा सकता हूं आपको, बट हमको जाना नहीं है वैसे। लेट्स से कि एक डिस्क है, ये ऐसी डिस्क है, रेडियस आर है, डिस्टेंस एक्स है, और यहां सामने चार्ज रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि इस डिस्क के अंदर कितना फ्लक्स पास होगा, ये बताओ। अब ये थोड़ा सा टफ जाएगा, ये थोड़ा टफ जाएगा। क्यों टफ जाएगा? क्योंकि हम इसको सिमेट्रिकली एनक्लोज नहीं कर सकते, सिमेट्रिकली एनक्लोज करना टफ होगा। ये जो हमने एनक्लोज किया ना बेटा, ये सिमेट्रिकली किया, ऐसे ही कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं किया हमने। देखा आपने, बराबर जैसा फेस ये है वैसा ऊपर बनाया, साइड में बनाया, इधर साइड आगे पीछे, तो ये बात एक्सेप्टेबल हुई। यहां हम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इतना तो हमको पता चल रहा है कि इस चार्ज से निकलने वाली लाइंस ऑफ फोर्स इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर सब तरफ जाएगी, इधर उधर सब तरफ जा रही है। Yes, sir. तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमने यहां पे एक फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल सा फॉर्मूला, खास ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। और फॉर्मूला क्या कहता है? फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस और पोर्शन ऑफ अ क्लोज सरफेस, ये पोर्शन ऑफ अ क्लोज सरफेस है, पूरा सरफेस नहीं पता, इज इक्वल टू क्या लिखना है? चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या करना है? Solid angle. अब ये फॉर्मूला मैं अपने दिल से नहीं लिख रहा हूं बेटा, यही था, ये देखो, चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये टर्म क्या है? Solid angle. Solid angle. यहीं से उठा रहा हूं मैं, अपने दिल से कुछ नहीं कर रहा। अब आप बोलेंगे सर यहां कैसा अप्लाई करना है इसको, यहां कैसा बैठेगा ये एप्लीकेशन में? बहुत आसान है, देखो ठीक से समझो। फ्लक्स मैंने लिखा फाई, चार्ज कितना है बच्चों? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या लिखना है? क्या लिखना है बोलो जरा, नाम तो पढ़ो इसका, क्या लिखना है? Solid angle. हाँ, लेकिन ये है क्या? डिस्क है। Disc. डिस्क का सॉलिड एंगल हमने अभी अभी निकाला, ये रहा, ये रहा, खाली y की जगह x आएगा। क्यों? क्योंकि इस डेरिवेशन को बनाते वक्त हमने ये डिस्क ऐसा वर्टिकली ऊपर पकड़ी थी, अब ये डिस्क हमेशा हॉरिजॉन्टल पकड़ रहे हैं, तो ये y की जगह क्या लिखेंगे हम? X. तो जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, मैंने नहीं कहा था ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको, जरा ध्यान से देखो। फॉर्मूला क्या है? 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसकी जगह क्या आएगा? 2 pi into 1 minus x upon under root x square plus r square. शाबाश, वेरी गुड। तो आइए यहां लिखते हैं, हमें लिखना पड़ेगा 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस x डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब ये 2 पाई और ये बाहर का पाई और ये 2, ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया। आपका आंसर तैयार है, q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट, ये सब तो कट चुका है, 1 माइनस x डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये हो गया इसका कैलकुलेशन। कुछ लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड केस है, याद रखें, ठीक है? हाँ, एट द एंड मैं आपको ये भी कहूंगा कि ये डेरिवेशन जो मैंने आपको कराया ना, ये बस रेफरेंस के लिए पढ़ो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखो, ये बदलते नहीं है बेटा फॉर्मूला, क्या पूछेगा, घुमा फिरा के वही पूछते रहता है सवाल में। थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर आ सकता है, लेकिन वो वेरिएशन किन के लिए जरूरी है? जो एडवांस पढ़ रहे हैं, नीट के लिए या इवन जेई मेंस तक के लिए मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस वो करके सवाल बनाएगा। हाँ, जो एडवांस पढ़ रहे हैं उनका बिल्कुल अलग कैटेगरी है, वो तो यहाँ इंक्लूड ही नहीं हो रहे हैं।
उनके लिए तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें होंगी। ठीक हो गई बेटा बात? यस सर। ये फॉर्मूले भूलना नहीं है। आओ एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन। लॉजिक लगाना बेटा, अच्छा लॉजिक लगाना, एकदम अच्छा लॉजिक लगाना। A point charge q is placed at the corner of the square of side A. Then find the flux through the square. स्क्वायर में से कितना फ्लक्स जाएगा ये बताएं। अब ये जरा लॉजिक लगाना इस क्वेश्चन पे। ये यूं एक स्क्वायर प्लेट है, पॉइंट चार्ज कहां रखा गया है? कॉर्नर। कॉर्नर पे। तो यूं स्क्वायर प्लेट है, ये रहा पॉइंट चार्ज यहां रखा। कितना फ्लक्स होगा बेटा इसका? लॉजिक लगाना। इस पर मैं किसी फॉर्मूले के रेफरेंस देने की जरूरी नहीं समझता, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। क्या होगा बच्चों अगर मैं ये कहूं कि इस सिचुएशन में फ्लक्स 0 है? जरा सोचो क्यों? क्योंकि बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इधर ऊपर जाएगी, इधर पीछे जाएगी, इधर आगे जाएगी, इधर ऊपर जाएगी, इधर ऊपर जाएगी, इधर नीचे भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, लेकिन कोई भी लाइन एरिया के अंदर से नहीं जा सकती, जा ही नहीं सकती एरिया के अंदर से। यस सर। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन एरिया के अंदर से जा ही नहीं रही है तो फ्लक्स कैसे बनेगा? सोच के देखो। क्योंकि फ्लक्स कब बनता है? याद करो, पिछला लेक्चर याद करो, फ्लक्स कब बनता है? जब फील्ड लाइंस एरिया को काटें, उसके अंदर से जाएं। याद करो, लॉजिक पढ़ा चुका हूं मैं ये। यस सर। तो यहां फ्लक्स बनेगा ही नहीं। लाख कोशिश कर लो, आप कॉर्नर पर है, अंदर कैसे घुसोगे यार? घुसने की कोशिश करते ही नीचे चले जाओगे आप। यस सर नो? यस सर। तो इस सिचुएशन में फ्लक्स 0 हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी बेसिक है, बिल्कुल लॉजिक पर बेस करता है, और फिर इसके बाद ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं इनको हम दूसरे बड़े कंसेप्ट्स में अप्लाई करेंगे। एक क्यूब है, उसकी साइड लेंथ L है, is kept in uniform electric field E with two of its faces perpendicular to the direction of electric field. Find the net electric flux through the cube. ठीक है, तो ये बड़ा सा क्यूब है। Let me consider this as the cube here. ये क्यूब हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। चलो ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इसमें से फ्लक्स निकालना है। कितना फ्लक्स आएगा निकालना है, बहुत आसान है। बड़े ध्यान से सोचना बेटा, ये जो ऊपर का फेस है, क्या इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन गुजरेगी में से थ्रू? नो। तो ऊपर के फेस का फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। जीरो। नीचे के फेस का क्या हुआ? जीरो। ये जो पीछे का फेस है इसका क्या हुआ? जीरो। जीरो। ये जो सामने का फेस है इसका क्या हुआ? जीरो। अच्छा, ये जो इधर का फेस है इसका 0 होगा क्या? नो। नहीं, इसके अंदर तो घुसेगी लाइन बेटा, ऐसे जा रही होगी ना लाइन। यस सर। ठीक है ना? तो कितने एंगल पर जा रही है? चलो यहां अंदर बनाता हूं, ये यूं जा रही होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है अंदर से, तो कितने एंगल पर जा रही है? तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर बनाना पड़ेगा। गौर करो, एरिया वेक्टर बाहर बनाते हैं, पिछले लेक्चर में बोला था मैंने आपको ये। यस सर। हाँ, तो इस साइड का फ्लक्स क्या होगा? लेट्स कॉल दिस एज फ्लक्स नंबर 1। क्या होगा इस साइड का फ्लक्स? ई ए cos 180 डिग्री। वेरी गुड, शाबाश। ई माने एरिया, डीएस की जगह एरिया लिख रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझ पा रहे हो ना? ई डीएस, डीएस मतलब एरिया होता है, एरिया ए लिखा मैंने। तो यहां फ्लक्स क्या हुआ? माइनस ई है, क्योंकि cos 180 -1 होता है। इस Yes. तरफ एरिया ऐसा है, तो बताओ ये फ्लक्स नंबर 2 क्या हुआ? बोलो जोर से। cos जीरो। शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। cos 0 क्या होता है? EDS। cos 0 1 होता है, मतलब टोटल वैल्यू हो गई ई ए। डीएस मत बोलो, अभी ए एरिया लिख रहा हूं ना मैं।
डीएस एरिया होता है ना, उसकी जगह टर्मिनोलॉजी ए ले, कुछ भी ले, क्या फर्क पड़ता है? Yes, sir. तो इधर का ईए हो गया। अच्छा, अब तुम कंट्रीब्यूशन समझो, कंट्रीब्यूशन समझो। ऊपर के सरफेस का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन क्या है? 0. नीचे का? 0. उधर पीछे का? 0. इधर आगे का? 0. ये लेफ्ट साइड का? Minus EA. और राइट साइड का? Plus EA. EA. तो टोटल 0 हो गया। टोटल 0 हो गया बेटा। Yes, sir. सिंपल बात है, Yes, एक sir. माइनस में है, एक प्लस में है, जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब इस सिचुएशन Yes, में sir. क्यूब के थ्रू जाने वाला फ्लक्स कितना है? 0. 0 है। एक और आंसर दूं मैं आपको, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बोला था ये। Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा इसमें चार्ज ही नहीं है तो 0 ही आएगा ना। चार्ज अंदर है क्या उसके? इसमें चार्ज है क्या? ये तो No. चार्ज No. होता है ना, वो भरे बाहर की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो ना हो, जो होना है हो। हमारा कैलकुलेशन पॉइंट क्या है? अंदर है क्या चार्ज? एनक्लोज्ड No. चार्ज है क्या? हमने प्रूफ किया ना, देखो हमने बोला ना यहाँ पे, देखो ये वाले प्रॉब्लम में हमने क्या बोला कि कोई भी क्लोज बॉडी कैसी भी क्लोज बॉडी रहने दो, अगर हम उसके अंदर का फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो वो फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा चार्जेस एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस बॉडी को ध्यान से देखो, कोई चार्ज है क्या अंदर? No. इफ इट डज नॉट एनक्लोजेस एनी चार्ज तो ऑब्वियस बात है इसका फ्लक्स 0 बोलना पड़ेगा हमको, दैट्स इट, खत्म। ये इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन, ये वो डायरेक्शन हमका ढमका, कुछ कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर आ गया। आर थिंग्स क्लियर? Yes, sir. अब बच्चों ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये अपने आप में एक थ्योरम बनता है, एक थ्योरम बनेगा, अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको वो थ्योरम क्या है, और फिर उसके बड़े क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको आज बेसिक पढ़ा दिया इसका कि जनरल इसका मीनिंग क्या है। तो इन लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करें, ध्यान से देखें, समझें, कुछ चीजें अगर नहीं समझ आती हैं तो मुझे कॉलेज में मिलें, पूछें। और आज के लिए इतना काफी है, हम यहाँ पे रुक जाते हैं फिर।